अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। इसकी तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि एआई का इस्तेमाल यानी कि मस्नूई ज़हानत जो है उसका फ़ायदा उठाया जा सके। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना है और ख़ासकर हम इसमें ये देख रहे हैं कि जितना जितना IT सेक्टर के अंदर हम पेनिट्रेशन देख रहे हैं उतना ही AI के अंदर भी पेनिट्रेशन देखी जा रही है और ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो नीड ऑफ द आवर है। जब पूरी दुनिया इसके ऊपर हम देख रहे हैं कि न्यू ट्रेनिंग्स न्यू कोर्सेज करते हुए दिखाई दे रही है और डे बाय डे इसमें कोई ना कोई चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं पाकिस्तान भी इसके ऊपर हम वक्त काम कर रहा है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर मजीद जो है वो हम कह सकते हैं एक्सपर्टीज़ जो है वो होंगी। आज इसके हवाले से डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की जानिब से IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत जो है वो देखी जा रही है। वो इसके लिए रवाना हो चुके हैं और उनका दौरा जो है वो अमेरिका का होगा। US के साथ हमारे पहले भी ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, ख़ासकर हम अगर IMF और वर्ल्ड बैंक यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जितनी असिस्टेंस है वो एक हम कह सकते हैं कि आजकल के दौर में यानी कि अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बिजनेस डिप्लोमेसी की बात की जाए तो बहुत ही पॉजिटिव जोन पे बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक ग्रीन ट्रेजेक्ट्री एरा स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान का, जिसका इम्पैक्ट ये है कि हमारी जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी एक बेटरमेंट की तरफ आ रही है। हमारा जो एक इकोनॉमिक डिसिप्लिन है, फिस्कल डिसिप्लिन की बात की जाए या हमारी जो ट्रैक्स हैं इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सीधे नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर साहब IMF और वर्ल्ड बैंक के इजलास में शिरकत के लिए ऑलरेडी US जा चुके हैं। इसके अंदर यकीनन बात होगी और खासकर जो एक मेन एस्पेक्ट है, एक मेन नीड ऑफ द आवर जो हम कह सकते हैं कि स्टेप है वो है क्लाइमेटिक चेंज का इम्पैक्ट पाकिस्तान पे होना और इससे निपटने के लिए यकीनन कोई क्लाइमेट के हवाले से फाइनेंसिंग पाकिस्तान के लिए होना ये ज़रूरी है। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं डिजिटल इनकलाब के बारे में, यानी कि डिजिटल रेवोल्यूशन दिखाई दे रहा है, इसके फ़रोग के लिए एडवाइजरी पैनल का क़याम का फैसला किया गया है, वो भी डिस्कस करेंगे। और स्मेडा के हवाले से बात करेंगे, SMEज़ की जो एक हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन स्मेडा बोर्ड का इजलास, SME सेक्टर की तरक्की के लिए अहम फैसले किए गए हैं। SME किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए उसकी बैकबोन का काम करती है और हमने देखा है जितने सक्सेसफुल कंट्रीज़ हैं उनकी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं उसमें सबसे पहले SME का जो पार्टिसिपेशन है वो दिखाई देता है। तो हम बात करेंगे आज SME के हवाले से और हम बात करेंगे ओवरऑल हम देख रहे हैं इकोनॉमिक नंबर्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के हवाले से क्या दिखाई दे रहे हैं, एक्सपोर्ट के नंबर्स कैसे जनरेट हो रहे हैं, इंपोर्ट को कम करने के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, खासकर रीजनल कोऑपरेशन कितना दिखाई दे रहा है। इन तमाम चीज़ों पर भी बात करेंगे। एक रिपोर्ट देखते चलते हैं, फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में हालिया हफ्तों के दौरान नुमायां पेशरफ्त सामने आई है, जो दिफाई, इक्तसादी और सरमायाकारी के शोबों में दो तरफा ताउन के नए दौर का आगाज साबित हो रही है। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन के तारीखी मुआहदे की मंजूरी दी, जिसके तहत दोनों ममालिक में फौजी तरबियत, इंटेलिजेंस शेयरिंग और सलामती के मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को इदाराजाती शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने इसे बरादर ममालिक के दरमियान एतमाद और भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात का संग मील करार दिया। इसी दौरान सऊदी पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद की क़यादत में एक आला सतही कारोबारी वफ्द ने इस्लामाबाद और कराची का दौरा किया, जिसमें तवानाई, तामीरात, मादनियात, ज़राअत, रियल स्टेट और लॉजिस्टिक्स समेत 15 से ज़ायद शोबों में सरमायाकारी के मौके पर तफसीली बातचीत हुई। सऊदी वफ्द को पाकिस्तान के मुकम्मल इक्तसादी डेटा, IMF प्रोग्राम, तजारती इम्कानात और सनती मंसूबों से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ्द के एजाज में जोहराने से खिताब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक की शराकत दारी बाहमी एतमाद पर मबनी है और दिफा, तजारत और इख्तरा के शोबों में बेपनाह इम्कानात रखती है। उन्होंने सऊदी क़यादत की हिमायत पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान मक्का और मदीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना रहेगा। सिंध में वज़ीर आला मुराद अली शाह और सऊदी वफ्द के दरमियान मुलाकात में तवानाई के शोबे में दो अहम यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनमें के इलेक्ट्रिक और ट्राइडेंट एनर्जी लिमिटेड के दरमियान ताउन और KES पावर लिमिटेड में हिस्स की खरीदो फरोख्त शामिल है। ये मुआहदे पाकिस्तान के तवानाई शोबे में बैनुल अक़वामी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद की अक्कासी करते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक हालिया दिफाई मुआहदा, इक्तसादी ताउन और सरमायाकारी के इक़दामात पाक सऊदी ताल्लुकात को नई स्ट्रेटेजिक जहत दे रहे हैं। ये पेशरफ्त न सिर्फ दोनों ममालिक के बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम है, बल्कि खत्ते में इस्तेहकाम और इक्तसादी तरक्की के लिए भी मुस्बत इशारा है।
जी, रिपोर्ट आपने देखी, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद हैं अहमद गुलाम हुसैन साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जो इंपोर्ट के नंबर्स हैं, इनके ऊपर भी एक बैगेज होता है। हमेशा इंपोर्ट को कम करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। क्या वजूहत है कि इंपोर्ट के नंबर्स हर बार कम नहीं हो पाते? और कुछ चीज़ों में इस गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कामयाब भी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टिंक्ट्स हैं, लेट्स से अगर हम फ्यूल के हवाले से बात करें, हम इंटरनेशनल ऑयल ऑफ कोर्स हमें जो है वो इंपोर्ट ही करना है, हम एडिबल ऑयल के हवाले से बात करें, ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। तो क्या वजह है कि रॉ मटेरियल्स हमें इंपोर्ट करना पड़ते हैं, और वो रॉ मटेरियल्स जो कि दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ते हैं, इतनी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हमारे मुल्क में पैदा नहीं हो सकते? क्या कहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से यहाँ पैदा नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल पाम ऑयल, हमने बहुत कोशिश की है पाकिस्तान में, बट मेजॉरिटी ऑफ पाम ऑयल कम्स फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया। हमारी वेदर कंडीशन डज नॉट सपोर्ट द प्लांटेशन एंड द कल्टीवेशन ऑफ पाम ऑयल। तो इसके वजह से हमारा डिपेंडेंसी ऑन पाम ऑयल इज मोर। बट सेइंग दैट, we do have cottonseed oil, rapeseed oil, and also some soybean locally we can do, which the अच्छा, production कितना is एडिबल increasing year ऑयल by आप year. समझते हैं कि ईयरली इंपोर्ट होता है? Around 3 million tons तो palm oil import होता है, अप्रोक्सीमेट द और rest अमाउंट? हम around 310 million, 303 billion rupees, $3 billion approximately. $3 बिलियन। इट मींस कि हमारे पास जो Yes, इसके yes. ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज हैं, क्या हम उनको यूटिलाइज नहीं कर सकते? लेट्स से अगर हम बात करें, हमारे पास सनफ्लावर Alternate सीड्स हैं। है वो local seeds around, you can say around 700,000 tons लोकल होता है, उससे ऑयल क्रश होता है। बाकी हम सीड भी इंपोर्ट करते हैं सोयाबीन के, उससे भी ऑयल आता है। टोटल कंजम्पशन अराउंड 4 मिलियन टन्स, आउट ऑफ व्हिच 3 मिलियन टन्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम मलेशिया एंड इंडोनेशिया, राइट। अच्छा, एंड अहमद द साहब, सीड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस एंड फ्रॉम साउथ अमेरिका, एंड सम 5 लाख टन के करीब लोकल सीड यहाँ होती है, जो पाम, जो आप कहते हैं रेप सीड, सरसों कहते हैं इसको, जी। और कॉटन सीड होता है यहाँ पाकिस्तान में, होता है सीजनल। अच्छा, अहमद बट साहब, ये यस, भी बताइएगा कि हम यूएस टैरिफ के बाद क्या चेंजेस देखते हैं? खासकर हम बात करें, रीजन में सबसे कम टैरिफ हमारे पास है। पाकिस्तान इस चीज़ में कामयाब हो गया है, बिजनेस डिप्लोमेसी में कामयाब हो गया, और पाकिस्तान के जो एक तरफ हमारे जो कनेक्शंस हैं, वो तमाम ही लोगों से जो एक अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम यूएस की बात करें, हम रशिया की बात करें, ईरान की बात करें, या ऑफ कोर्स चाइना की बात करें, वो हमारा ब्रदरली कंट्री है। तो कैसे देखते हैं इन तमाम चीज़ों को? this is a very positive sign, and this 19% tariff is a big advantage to us. मैं क्या समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन का होने का, राइट। और because our exports will go up to the US. The US is supporting us to a large extent to come out of our problems and move forward. आप देखिए, 1-1.5 साल में हमारा परसेप्शन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पाकिस्तान का। ऐसे मैं पहले कह रहा था, I was in Malaysia with the PM delegation, and the amount of respect we got, and I had the opportunity to meet the National Chamber of Commerce of Malaysia, also people from there, and they were really looking forward कि भाई हमसे पाकिस्तान से हम ट्रेड इंक्रीज करें। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच वाज क्लियर दैट we are at a point where we are about to take off. So we are not, we have a lot to gain from all this. And coming back to your question about tariff, I think Pakistan can export a lot of textile, IT, leather to the US. And अगर अभी मौका है कि government should give initiative for business development राइट। to start up more industries, अच्छा, because if this अहमद साहब, continues for a year or two, अहमद जी जी साहब, एक बोले। चीज़ ये भी बताइएगा, आपने यूएस टैरिफ के हवाले से बात की है, ऑफ कोर्स ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ हम आईटी के हवाले से बहुत एक नए दौर का आगाज़ देख रहे हैं। खासकर हम देखें बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, पहले हमारे पास एक गिने चुने एक्सपोर्ट के सेक्टर होते थे, जिसमें टेक्सटाइल हो गया, जिसमें हमारे पास राइस हो गया, 5 सेक्टर्स हम कह सकते हैं इतने होते थे। लेकिन अब हमारे जी पास जी जी आईटी की पेनिट्रेशन बढ़ती जा रही है। खासकर हमने इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से देखें कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी अब हमें intelligence, जी। कोई ना कोई रेवोल्यूशन लाना है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट है
आजकल की दुनिया से कदम मिलाना और एआई के जो एक ये वर्ल्ड है या एआई का जो दौर है इसमें जो है वो आगे बढ़ना? देखिए, मैं आप कहूंगा कि दुनिया चेंज हो रही है विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। इफ यू वांट टू राइट अ लेटर, आप एआई को कहेंगे कि क्या लिखना है, वो आपको लेटर लिख देगा। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे विद द वर्ल्ड, टू स्टे अहेड ऑफ द वर्ल्ड। ये मैं आपसे कहूंगा कि हमें साथ नहीं चलना दुनिया के, हमें आगे रहना है दुनिया से, एआई के आई टेक्नोलॉजी में और एआई में स्पेशली। एंड इट इज पॉसिबल, वी आर अ वेरी कॉम्पिटेंट सोसाइटी, आवर पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, our Pakistanis overall are very smart people, and they are second to none, I believe. And we should be investing and doing a lot of research in this field, and government should help us do research. और हमें बिल्कुल इस पे आगे बढ़ना है। मैं तो खुद हम अपनी कंपनीज में एआई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत चीज प्रोडक्शन में और बहुत चीज़ों में। तो ये बिल्कुल मस्ट है जी, और दिस कैन बी एक्सपोर्टेड, एंड टेक्नोलॉजी कैन बी एक्सपोर्ट जरूर है। Along with IT, I think we have rice, we have leather, we have seafood, all जी। textile, surgical goods, pharma, all these things are have a lot of potential. Our fruits are very good. Our fruits are अच्छा, exported to हम so many एलएसएम की countries. ग्रोथ की बात कर रहे हैं, हमारे पास एसएमईज के लिए भी बड़ा पोटेंशियल है। आज स्मेडा का भी कोई इजलास हुआ है और इसके अंदर एसएमईज के जी लिए जी कोई बड़े पॉजिटिव डिसीजंस लिए गए हैं। क्या समझते हैं आप, खासकर हम एसएमई की बात कर रहे हैं, किसी भी मुल्क के अंदर अगर हम देखते हैं कि जिसके एसएमईज बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तो उनके ऑटोमेटिकली वो एलएसएम ग्रोथ की तरफ आते जाते हैं और फिर एक वक्त आता है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक जो एक कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो पाकिस्तान के लिए आप Yes, क्या समझते हैं एसएमई के हवाले से? small medium enterprises के लिए, first of all, government has to make things ease of doing business. Ease of doing business introduce होता है तो पाकिस्तान में बिल्कुल small medium enterprises और राइट। लगेंगे और आएंगे। See, we have to understand that unfortunately industrialization नहीं हो रही पाकिस्तान में, मगर अभी मौका बहुत अच्छा है, और दिस गवर्नमेंट के पास ये अच्छा मौका है कि ये इंसेंटिव दे लगाने को, इंडस्ट्रीज टैक्स ब्रेक्स दे, ना कि ज़्यादा टैक्सेस लगाए। So we have to, you see, the problem we have is that we have so much taxation that we tend to kind of, राइट। defer people, like, टैक्स। return factor हम्म। to invest in Pakistan. So this has to be looked into. We have to have friendly and more tax friendly environment for us to grow and to come up, and also, राइट। आपको ये भी देखते Thank you हैं so हमें much ease of अहमद business गुलाम के लिए। हुसैन साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक गुड एनालिसिस आपसे सुना। यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि टैक्सेस के हवाले से ऑफ कोर्स एफबीआर ने काफ़ी रिफॉर्म्स भी किए और इन रिफॉर्म्स के बाद काफ़ी एक जो हम कह सकते हैं कि अगर टैक्स बेस के हवाले से बात की जाए तो उस पर भी कुछ बेटरमेंट देखी जा रही है और होपफुली जब 15 को ये हम कह सकते हैं कि ये टैक्स की जो डेडलाइन है फाइलिंग की जब ख़त्म होगी तो उस वक्त हमें पता चलेगा कि कितने फाइलर्स इस बार हमारे पास मौजूद रहे। हमारे पास 100 इंडेक्स अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में क्या अपडेट्स हैं। ओपन हुई मार्केट 1,63,098.19 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 1,61,988.12। लोअर वाज 1,57,678.01 एंड फाइनली क्लोजर 1,58,443.42। आप देख सकते हैं कि हायर साइड पे तो खैर एक नॉर्मलाइज सिचुएशन थी, ओपन मार्केट ज़्यादा हुई थी और एक ह्यूज डिक्लाइन देखा गया है आज तकरीबन 4,000 पॉइंट से भी ज़्यादा का, यानी कि 4,654.77 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। अब मंडे का दिन है, एक नेगेटिव स्टार्ट है, साथ साथ जो एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन जिसका इम्पैक्ट खासकर ये जो है वो मार्केट सेंटिमेंटल बेस दिखाई दे रही है और ख़ासकर ये एक हम कह सकते हैं सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट है जिसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो आज हम काफ़ी इकोनॉमिक स्टोरीज जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, मज़ीद आपके साथ शेयर करते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। खासकर हम बात करें पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से, जो कि इनके दरमियान आईटी और स्पोर्ट्स से मुतालिक दो अहम याददाश्तों पर जो है वो दस्तखत हुए हैं, यानी कि एमओयू साइन हुए हैं। आज हम ये डिटेल डिस्कशन करेंगे। ऑफ कोर्स आईटी के हवाले से हम फर्स्ट सेगमेंट में भी बात कर चुके हैं और स्पोर्ट्स के हवाले से हमारी एक्सपर्टीज पहले ही मौजूद है हमारे पास। सियालकोट इज़ दी हब ऑफ स्पोर्ट्स, जो पाकिस्तान इसमें जो है वो काफ़ी प्रोडक्शन ऑलरेडी कर रहा है। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर स्पोर्ट्स गुड्स की बात की जाए और स्पोर्ट्स की बात
बात की जाए तो डिफरेंट हमारे पास ऑलरेडी प्लेयर्स और जो गेम्स हैं वो मौजूद हैं, उसमें भी हमारी एक्सपर्टीज बहुत ज़्यादा है, तो आज हम ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि पंजाब का एक स्पेशल सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट को हम देख रहे हैं कि तकरीबन यहाँ पर इनकम टैक्स छूट और कस्टम ड्यूटी जो है वो सब्सिडीज़ का ऐलान किया गया है और इसकी इस्तिस्ना का ऐलान किया गया है। आज ये भी डिटेल डिस्कशन करेंगे हम क्या क्या चीज़ों में शामिल होंगी और इस इंडस्ट्रियल स्टेट में कितना ज़्यादा जो है वो फ़वाइद हासिल होंगे, आज हम ये भी बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे तरसीलात ज़र के हवाले से यानी रेमिटेंसेस के हवाले से। माली साल की पहली तिमाही में यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में जो है वो 8.41% से बढ़कर ये तकरीबन 9.5% तक रेमिटेंसेस आ चुके हैं हमारे पास, यानी कि 9.5 अरब डॉलर हो चुके हैं। सिर्फ 3 माह के रेमिटेंसेस हमारे पास बढ़ चुके हैं और इन 3 माह में हम देख सकते हैं ना कि इसमें जो है वो कोई इवेंट गुजरा है हमारे पास। एक नॉर्मल मंथ्स के बाद यानी कि हम कहते हैं ना जब ईद आती है, ईद या बड़ी ईद होती है तो उसमें रेमिटेंसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन ये 3 मंथ्स में जो है वो हमने नॉर्मल मंथ्स के अंदर इतने अच्छे रेमिटेंसेस जनरेट होते हुए देखें। इट मीन्स कि ये ईयर हमारे लिए कुछ ज़बरदस्त नंबर्स क्रिएट करने वाला है। साथ साथ हम बात करेंगे अमेज़ॉन का पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट का मुतारिफ़ कराने का इरादा किया गया है, तो आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे कितना इंपॉर्टेंट है अमेज़ॉन का ये इनिशिएटिव पाकिस्तान के लिए। और सैटेलाइट इंटरनेट में यकीनन कोई ना कोई पैरन होगी, इससे IT सेक्टर बहुत फ़रोग हासिल करेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट ओवर ज़ूम, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर खालिद वलीद साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ जो है वो एक कनेक्शन जहाँ बिल्डअप हो रहा है, वहाँ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर बहुत सारी याददाश्तें जो है वो उन पर साइन किए जा रहे हैं। ख़ासकर हम IT के हवाले से बात करें, स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, ऑलरेडी हम इस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशन कर चुके हैं। क्या कहेंगे कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये? जी, पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको भी शो करता है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि जो मार्केट है वो 3C को जो है वो रिप्रेजेंट करती है, क्रेडिबिलिटी, कॉन्फिडेंस। जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं, क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस मार्केट में, तो फिर आप कोऑर्डिनेट करना शुरू करते हैं डिफरेंट रीजन्स के साथ, जो कि हम देख रहे हैं। जो तीसरी स्टेज है कि अब पाकिस्तान डिफरेंट रीजन को कोऑर्डिनेशन में चला गया है और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के टाइज, हमने एक डिफेंस मुआहदा देखा, इंडस्ट्रियल एग्रीमेंट्स देखे। दोनों की अगर आप माशी अहमियत को समझें या मैशियत की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरली रिच कंट्री है जहाँ पे फूड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है वहाँ पे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इसी तरह से जो नए आपके नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स हैं उनमें राइट। भी अगर आप इसको ताउन को बढ़ाते जाते हैं तो वो बड़ा फायदेमंद होगा। खास तौर पे आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, सपोर्ट सेक्टर है। हमने ये देखा कि सऊदी अरेबिया ने इन रिसेंट ईयर्स में अपनी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री में खा वो फुटबॉल क्लब्स को लेके आना हो, दुनिया में बड़े बड़े नामवर प्लेयर्स को लाना हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। पाकिस्तान इनपुट्स प्रोवाइड कर सकता है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान का जो सियालकोट है वहाँ पे सपोर्टिंग जो आपकी इक्विपमेंट्स हैं वो बनते हैं। एक चीज़ की जा सकती है वो ये कि एक तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कनेक्शन तो मौजूद हैं, आपका जो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे इंटरेक्शन है वो हो रहा है, लेकिन अब हमें बिजनेस टू बिजनेस साइड पे भी जाना होगा, उन टाइज को भी स्टैब्लिश करना होगा। खास तौर पे जो आपके चेंबर ऑफ कॉमर्सेज एंड इंडस्ट्रीज हैं उनको सऊदी अरेबियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ डायरेक्टली लिंक करके आपको स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो है वो बनानी होगी। एक और नया एवेन्यू जो खुल रहा है जिसमें सऊदी अरेबियन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका राइट। गेमिंग सेक्टर है। आपका जो आपकी कंसोल गेमिंग है उसमें भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो पाकिस्तान उस वाले एवेन्यू को भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें पंजाब के अंदर सऊदी इंडस्ट्रियल स्टेट के हवाले से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि इसमें इनकम टैक्स छूट होगी, इसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो इस्तिस्ना होगी, इसका ऐलान भी किया गया है। कैसे देखते हैं आप, कितना ये हमारे लिए कुछ जॉइंट वेंचर्स या एक कोलैबोरेशन होगी? और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान एंड सऊदी रिलेशनशिप जहाँ जहाँ स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ इनके टाइज स्ट्रांग हो रहे हैं, वहीं हमारे पास हर सेक्टर के अंदर कोई ना कोई पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। इसके हवाले से बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कितना ज़्यादा थॉट प्रोवोकिंग होगा, कितना ज़्यादा हमारे लिए बिजनेसेस डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा?
देखिए ऑन पेपर्स तो ये बड़ा एक अच्छा आइडियल इकोनॉमिक केस लग रहा है कि आप जो है वो पाकिस्तान को इंडस्ट्रियल ग्रोथ की ज़रूरत है और आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है वो बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें हिस्टोरिकल लेसन्स की तरफ भी जाना होगा। हमने सीपैक के अंडर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, उनको हम ऑपरेशनलाइज नहीं कर सके। वो शायद इस वजह से नहीं कर पाए कि जितने भी एग्रीमेंट्स थे वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस पे थे, आपने बिजनेसेस को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था। तो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा हम सऊदी साइड से बिजनेसेस को और पाकिस्तानी साइड से बिजनेसेस को डायरेक्टली इन्वॉल्व करेंगे, ताकि एफिशिएंसी के साथ, मार्केट कंपटीशन के साथ राइट। और क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है वो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर्स को जो है वो भी एक्सप्लोर करते जाएं। एक और चीज़ जो जहन में रखने वाली है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से या इकोनॉमिक जोन्स को देखते हुए, वो आपकी एनर्जी कॉस्ट है। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो बड़ा ज़्यादा है। तो अगर पाकिस्तान अपनी सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी को, जो कि सरप्लस में है, उसको यूज करते हुए कंसेशनल रेट्स पे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को बिजली देता है, उससे आपके इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगी और आप एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की तरफ भी जा सकेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मर्ज करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ आपको बिजनेस टू राइट। बिजनेस रिलेशनशिप प्लस इनपुट कॉस्ट को जहन में रखते हुए आपको जो है वो इस तरह के इनिशिएटिव्स को आगे लेके चलना होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, अभी आपने हमारी जो एक इंट्रोडक्टरी सेगमेंट की वो सुना होगा स्टोरीज, उसमें ये देखा जा रहा है कि रेमिटेंसेस के हवाले से हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है। हम देख रहे हैं ये जो क्वार्टरली हमारे पास रिजल्ट आया या क्वार्टरली जो एक इम्पैक्ट आया है, 9.5 बिलियन डॉलर्स के रेमिटेंसेस बढ़ चुके हैं हमारे पास। आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त पाकिस्तान की एक अचीवमेंट है, एक माइलस्टोन हमने अचीव किया है, जिसकी एक सक्सेस हमें दिखाई दे रही है इन द मीन्स ऑफ इंक्रीज इन रेमिटेंसेस। आप क्या समझते हैं कि हमारे पास ये 3 नॉर्मल मंथ्स के 9.5 बिलियन डॉलर्स इकट्ठे होना, और दूसरा ये कि इसमें ना कोई ईद ना त्यौहार था, उसके बावजूद हमारे पास रेमिटेंसेस बढ़ चुके हैं, तो जब क्यूमुलेटिव हमारे पास नंबर्स आएंगे उस वक्त क्या इम्पैक्ट होगा? और ये एक वाकई ओवरसीज पाकिस्तानी की हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एफर्ट है जो दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, मैं हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है वो कोई फिजिकल गुड नहीं है, वो आपका लेबर है, ह्यूमन कैपिटल है जो कि आपने एक्सपोर्ट किया, और वो वही पाकिस्तान की मैशियत की जान भी है, जिसकी वजह से आपका करंट अकाउंट जो है वो पिछले कुछ महीनों में सरप्लस में भी गया। अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बुनियादों पे सोचने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे आपका जो नॉन ट्रेडिशनल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है, स्किल्ड बेस्ड लेबर जो है उसको एक्सपोर्ट करने की तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि दुनिया में स्किल सेट्स जो हैं वो अब चेंज हो रहे हैं, आईटी की तरफ, एआई की तरफ, और जो आपकी ज़्यादा साइंटिफिक साइंसेज हैं उनकी तरफ जो है वो रुझान बढ़ना शुरू हो गया। तो अब पाकिस्तान को भी अपने लेबर को ट्रेन करके, ह्यूमन कैपिटल को, स्किल्स को, कैपेबिलिटी को एनहांस करके एक्सपोर्ट करना है, ताकि इसको बढ़ाया जा सके। दूसरी चीज़ ये कि जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए पिछले कुछ सालों में, कि आपने फॉर्मलाइज किया आपके रेमिटेंस के जो चैनल्स हैं, जो इलीगल हुंडी और हवाला के थ्रू आते थे जी। उसको कर्ब किया गया, उसकी वजह से भी आपके जो रेमिटेंसेस हैं अब बढ़ के आ रहे हैं। अब तीसरी चीज़ ये देखनी है कि किस तरीके से इस रेमिटेंस के पैसे को पाकिस्तान इन्वेस्ट कर सकता है मुल्क की इकोनॉमी में, ताकि वो एक प्रोडक्टिव साइकिल जो है वो बन सके, और हम जो है वो इस पैसे को अपनी वेल्थ क्रिएशन के लिए, अपने करंट अकाउंट को सरप्लस में लेके जाने के लिए यूज कर सकें। और जी। लास्टली अगेन आपको लेबर साइड ऑफ इट को देखने की जरूरत है कि किस तरह से हम अपने लेबर की कैपेबिलिटीज को बढ़ा के किस तरह से इसको फॉर्मलाइज कर सकते हैं, और हम जो है वो रेमिटेंसेस को बढ़ा सकते हैं। और एक और चीज़, इसी तरह से एक्सपोर्टिंग, जो आपकी लेबर को एक्सपोर्ट करना है, अब आपको नई डेस्टिनेशंस को भी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ट्रेडिशनली हमारी जो लेबर है वो या तो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में है या यूके, यूरोप में है। अब आपको थोड़ा सा शायद ईस्टवर्ड जाने की भी ज़रूरत है। जापानीज मार्केट है, साउथ ईस्ट एशियन मार्केट है, वहाँ के स्किल सेट को देखने की ज़रूरत है। एक और चीज़ जो पूरी दुनिया में फिनोमेना, खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में और साउथ ईस्टर्न इकोनॉमीज में आ रहा है, वो एजिंग का आ रहा है, कि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम है और पॉपुलेशन एजेड ज़्यादा हो रही है। तो हमारी जो यूथ है, यूथ वर्ल्ड वहाँ पे जा सकती है, लेकिन अगेन आपको कैपेबिलिटीज और स्किल के जो सेट है उसको उसके मैच साथ काम करना करना होगा उन होगा। इकोनॉमीज के साथ, और फिर राइट। जाके आप उसको कर अच्छा, सकते हैं। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अमेज़न का पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोजेक्ट के हवाले से इसको यानी कि मुतारिफ करवाने के लिए जो है वो काम हो रहा है, कितना ज़्यादा इसका इंटरेस्ट देखा जा रहा है, और ख़ासकर जब ये इंटरनेट फैसिलिटी होगी, ये सैटेलाइट इंटरनेट फैसिलिटी होगी पाकिस्तान में,
तो इससे हमारे आईटी सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? खासकर हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट का इम्पैक्ट ऑफ कोर्स होता है, लेकिन समटाइम्स जो है इसकी बंदिश भी नुकसानदेह होती है। समटाइम्स ये होता है कि जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान के लिए, खासकर हमारी आईटी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कितना हेल्पफुल होगा? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको एक कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ कनेक्टिविटी जो है वो मिल जाएगा सैटेलाइट की फॉर्म में। और दूसरा, अमेजोन के आने से एक चीज जो सबसे अच्छी हो रही होगी वो कंपटीशन आ रहा होगा। स्टारलिंक जब आया था वो बिल्कुल एक मोनोपोली थी। अब चूंकि दो कंपनीज आपस में compete कर रही होंगी, तो जब जी। भी कंपटीशन होता है मार्केट में, वो डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए और कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होता है। तो अभी इन्हीं कंपनीज की देखा देखी आप जो है वो डाटा सेंटर्स में इन्वेस्टमेंट को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। दीगर शोबाजात खास अच्छा, तौर पे अगर हम एआई थोड़ा सा रिलेटेड जो है इस उसमें कर सवाल सकते को हैं। ऐसे भी देखें कि हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है इसको भी ऑफिशियल करने का इनिशिएटिव लिया जा रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आप समझते हैं जो ये स्टारलिंक या अमेजोन का आना, बड़ी कंपनीज का आना, पाकिस्तान में दिलचस्पी लेना, अपने इंटरेस्ट को शो करना, क्या ये इसी हम कह सकते हैं एक एस्पेक्ट का, इसी एस्पेक्ट का जो है इम्पैक्ट है, या फिर आप समझते हैं कि वर्चुअल करेंसी के आने से हमें इंटरनेट की जो नीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमें भी एक अनइंटरप्टेड जो है वो इंटरनेट चाहिए होगा? जी देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो वाकई ये वाली जितनी भी एआई रिलेटेड टेक्नोलॉजीज और क्रिप्टो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं, आपको कनेक्टिविटी चाहिए। और वो मच नीडेड कनेक्टिविटी ये वाली कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं पाकिस्तान के केस में। मैं इसी पॉइंट को अपने पहले पॉइंट्स के साथ लिंक करूंगा कि जब इकोनॉमी में क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस आता है, तो फिर आप कोऑर्डिनेट करना शुरू करते हैं दीगर रीजन्स के साथ, दीगर बाहर की कंपनीज के साथ। तो शायद यही वही क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से दीगर इन्वेस्टर्स जो है वो मुल्क में अट्रैक्ट हो रहे हैं। साथ साथ में इसका जो ह्यूमन कैपिटल का एस्पेक्ट है उसको भी जहन में रखना होगा कि हम अपनी यूथ को, अपने जो आपकी मैन पावर है उसको इस तरह से ट्रेन करें कि जो आपकी वर्चुअल इकोनॉमी है इसका हिस्सा बन सके। और इस तरह की फैसिलिटीज को, इंटरनेट कनेक्टिविटी को यूज करते हुए वो जी। ई कॉमर्स में, एआई में, क्रिप्टो में जो है वो इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन साथ साथ में सिक्योरिटी का पहलू भी जहन में रखना होगा कि अगर आपके पास अनइंटरप्टेड इंटरनेट फैसिलिटी है, तो वो कभी कभी आपकी इकोनॉमी के लिए, आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन के लिए मसला बन जाती है। तो पाकिस्तान को साथ साथ में उस एस्पेक्ट पे भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। वो शायद हम अपने जो टॉप टियर यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान की, वहाँ के फैकल्टी और स्टूडेंट्स को यूज करते हुए पाकिस्तान एक ऐसी सिक्योरिटी फायरवॉल बना सकता है जिसको यूज करते हुए हम उन एस्पेक्ट को कर सकें। लेकिन ओवरऑल मार्केट में, आपकी इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी को शो करता है, जिसकी वजह से हम मजीद कोऑर्डिनेशन की तरफ जाते जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया, और यकीनन इसके ऊपर भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो देख रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस तरीके से उसको स्पाइसेस को पुट ऑन और पुट ऑफ करना है। यू आर वेरी राइट। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फाइनेंस मिनिस्टर साहब का भी यूएस विजिट है जिसमें वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से मुलाकातें जो है वो मुतवक्के हैं। कितना ज़्यादा इस इजलास में शिरकत का जो एक इम्पैक्ट होगा वो क्या होगा, साइड लाइन्स में मुलाकातों के क्या इम्पैक्ट्स होंगे, ये तमाम चीज़ें बताइएगा। और ख़ासकर जब फाइनेंस मिनिस्टर साहब पहले भी कुछ इन इजलास में या कॉन्फ्रेंसेस में जाते रहे हैं तो उसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास, हमारी मार्केट पे, हमारे लोन रिपेमेंट्स के हवाले से या हमारी ट्रांचेस डिसबर्समेंट के हवाले से। तो इसके हवाले से बताइए कि क्या इसके जो है वो फ़वाइद हासिल हो सकते हैं हमें? जी देखिए, निगोशिएशंस जो है वो हमेशा टेबल सोल्यूशन जो है की तरफ लेके जाती हैं आपको। यूएस की बड़ी से है, खास तौर पे आपका जो फेड है उसकी बड़ी से होती है आईएमएफ के मामलात में। तो अगर आप निगोशिएट करते हैं, खास तौर पे उस टाइम पे जब ट्रम्प हुकूमत के साथ आपके ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं, यूएसए इन्वेस्टर्स जो हैं वो पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल्स में और दीगर शोबाजात में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो आप आईएमएफ को कन्विंस कर सकते हैं। एक तो ये कि क्लाइमेट की वजह से जो आपकी कैटास्ट्रॉफीज आई हैं उससे थोड़ी सी आप कंडीशनैलिटीज को कम करवा सकते हैं, सॉफन करवा सकते हैं। और दूसरी साइड पे आप जो है वो ट्रांचेस जो है उनको रेगुलरली जो है वो करवा सकते हैं। अभी जो एक मेजर ऑब्जेक्शन आ रहा है वो गवर्नेंस का आ रहा है कि गवर्नेंस इश्यूज को किस तरह से देखा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जो फाइनेंस मिनिस्टर का, चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर से हैं, वो जो मार्केट मैकेनिज्म्स हैं उनको समझते हैं, उसकी एफिशिएंसी पे ज़रूर बात करेंगे राइट। आईएमएफ काउंटर पार्ट्स के साथ। और शायद पाकिस्तान जो है वो ट्रांचेस को जो है वो एक्सपीडाइट कर लेगा। साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट अप मिलेगा कि पाकिस्तान को आईएमएफ की एक और ट्रांच जो है वो मिल गई है।
अच्छा, एक और सवाल जो है वो मैं करना चाहती हूँ, खासकर ये बड़ा क्रॉनिकल भी है, वो ये कि हम कमोडिटी मार्केट के अंदर काफ़ी चेंजेस देख रहे हैं, काफ़ी एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। खासकर हम गोल्ड के प्राइसेस के हवाले से बड़ा परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। लोकल मार्केट में इसका एक फुल हम कह सकते हैं कि इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। तो कितना ज़्यादा एक ये अलार्मिंग हो सकता है, ख़ासकर हम जो लोकल मार्केट के प्राइस आजकल विटनेस कर रहे हैं वो तकरीबन 4 लाख से भी तजावुज़ कर गए हैं, यानी कि 4,23,000 देयर अबाउट जो है वो प्राइसेस दिखाई दे रहे हैं। और जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस हैं वो $4,000 से क्रॉस कर चुके हैं पर आउंस से। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कितना ज़्यादा अलार्मिंग हो सकता है इंटरनेशनली, या फिर ये एक बबल है जो बर्स्ट हो जाएगा और लोकल मार्केट में भी इसके प्राइस रिवर्ट हो जाएंगे। आखिर ये इंटरनेशनली क्या सिचुएशन है या सर्कमस्टांसेस किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, ये सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी की इकोनॉमिक्स है, उसके साथ लिंक्ड है। जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी इकोनॉमी में आती जाती है, ग्लोबल मार्केट में आती जाती है, आपकी कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो बढ़ती जाती हैं और आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसकी प्राइसेस कम होती जाती हैं, स्टॉक्स की प्राइसेस कम होती जाती हैं। यही राइट। फिनोमेना हमने यूएस में देखा कि रिसेंटली स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई। पाकिस्तान में भी जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट है या जो आपकी मार्केट ओवर बाइंग है, उसकी वजह से स्टॉक प्राइसेस नीचे आई। जैसे ही वो नीचे आना शुरू होती हैं, सिग्नल मिलता है, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को निकाल के वो कमोडिटी, क्योंकि उसको स्टेबल हम्म। कंसिडर किया जाता है, उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फिर वो सप्लाई और डिमांड गैप की वजह से उसकी चूंकि डिमांड एकदम से बढ़ती है, वो प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं। तो ये अनसर्टेनिटी के साथ लिंक्ड है। जितनी ज़्यादा मार्केट सर्टन होती जाएगी, अगेन लोग आपकी स्टॉक मार्केट में दीगर आपके जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे अनसर्टेनिटी आती जाती है मॉडल में, इकोनॉमी में, आपका जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती हैं, खास तौर पे गोल्ड की प्राइस। तो इसका लिंक डायरेक्टली अच्छा, आपकी इसको अनसर्टेनिटी। एक तो आपको याद होगा कि ग्लोबल रिसेशन जब आया था, मैं 2019, 2020 एंड 2021 की बात कर रही हूँ, 2021 के स्टार्ट तक। तो एक ग्लोबल रिसेशन के अंदर भी ये सिचुएशन देखने में आई थी कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो फ्रीकिंगली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोबारा ये कंडीशन हो रही है। तो ये आपकी क्या फोरकास्ट है? क्या आपको लगता है कि ये रिवर्ट होंगे एक पॉइंट पे आके? देखिए, ये स्पेकुलेटिव हो जाएगा, लेकिन कमोडिटी प्राइस का रिवर्ट होना ये बड़ा बड़ा रेयर फिनोमेना है। ये नहीं होता। शायद इसीलिए ये रिवर्ट नहीं होगा। 2018 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो आपके हाउसिंग सेक्टर से स्टार्ट हुआ था, वहां पे एक बबल क्रिएट हो गया था। इस दफा जी। शायद जो बबल क्रिएट हुआ है वो स्टॉक मार्केट में क्रिएट हुआ है और वो अगर वो ब्रस्ट होता है तो उसकी वजह से अगेन आपकी जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी जो है चलें, वो स्टॉक मार्केट की एकदम से एक्सपर्टीज के हवाले बढ़ेंगी। से हम कभी और बात करेंगे। और ऑफ कोर्स ये बबल नहीं है बल्कि प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो है वो इसको ओवरशैडो करे, तो वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है कि एक अच्छा इम्पैक्ट मार्केट के नंबर्स का है। खासकर हम देख रहे हैं कि अभी एक डिप जो है वो बिल्डअप हो रहा है। यकीनन वो आपको भी हम बताएंगे कि कैसे बाइंग करनी है और किस तरीके से बाइंग करनी है। कमोडिटीज अपडेट्स देखते चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं, देखते चलते हैं। सबसे पहले कमोडिटीज़ के अंदर हम गोल्ड की पर तोला प्राइस देखेंगे 4,23,220 रुपीज़। गोल्ड पर 10 ग्राम 3,63,228। इंटरनेशनल गोल्ड एट पर आउंस $4,018.32। ऑयल WTI पर बैरल $59.94। ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल फिर $63.71। आप देख सकते हैं ऑयल WTI पर बैरल के प्राइसेस जो है वो $60 से भी कम हो चुके हैं। इट मींस कि यहाँ पे ऑयल प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव जो है वो जेस्चर प्रिवेल होगा। नेक्स्ट डे हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं। जी, करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 326.71 रुपीज़, सेलिंग वॉज 327.29। UK pound buying rahi 375.45 rupees, selling was 376.12. US dollar buying rahi 281.05, selling was 281.55. Chinese yuan buying rahi 39.37, selling was 39.44. आप देख सकते हैं US डॉलर के अंदर 281.05 पे बाइंग आ चुकी है। इट मींस कि हम मोर और लेस बहुत ही हम कह सकते हैं कम मार्जिन के साथ पीछे आ रहे हैं। स्लो एंड स्टडी हमारी स्पीड है और हम वापस एप्रिसिएशन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्टली GCC करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सऊदी रियाल सबसे पहले बाइंग रही 74.93 रुपीज, सेलिंग वाज 75.07। यूएई दिरहम बाइंग एट 76.53, सेलिंग वाज 76.66। कतरी रियाल बाइंग रही 77.96 रुपीज, सेलिंग वाज 78.1। एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 916.13, सेलिंग वाज 917.76। ये थे करेंसी रेट्स हमारे सामने। और खासकर जो एक रुपये अप्रिसिएशन है ये एक बहुत एक ऑप्टिमिज्म क्रिएट कर सकता है एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर, जो कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी नीड भी
है और जब जब हम देखते हैं रुपये अप्रिशिएट करता है तो इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा एक फ्लुएंट, एक वाइब्रेंसी की तरफ आ जाती है। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।